वेलकम टू आर एस लॉ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने परिसीमा अधिनियम के बारे में धारा 1 और धारा 2 तक पढ़ा। अब उसका हम संक्षिप्त तौर पर थोड़ा रिवीजन करेंगे। उसके बाद में हम अगली धाराओं पर चलेंगे। हमने उसका शॉर्ट नेम देखा द लिमिटेशन एक्ट 1963। इसका ईयर 1963 है। इसका एक्ट नंबर 36 है जो 63 का उल्टा है। इसका उद्देश्य है वाद और अन्य कार्यवाहियों की परिसीमा और तत्संप्रक्त दुष्प्रयोजनों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। इसके इनेक्टमेंट की डेट है 5 अक्टूबर 1963। एनफोर्समेंट की डेट है 1 जनवरी 1964। इसमें टोटल 5 पार्ट्स है। 32 सेक्शंस थे लेकिन 31 सेक्शन हैं अभी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। इसमें एक शेड्यूल है जिसमें 137 आर्टिकल्स है, जिसमें परिसीमा समय सीमा के बारे में बताया गया है। वाद, अपील और आवेदन किस समय सीमा में किए जाएंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, ये सिविल मामलों में लागू होती है और ये लेक्स फोरी विधि है। और हमने इसका पार्ट 1 किया था जिसमें 2 धाराएं थी। पहली धारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और दूसरा परिभाषाएं। परिभाषाएं हमने इसमें देखी थी। ए आवेदक, बी आवेदन, सी विनिमय पत्र, डी बंध पत्र, ई प्रतिवादी, एफ सुखाचार, जी विदेश, एच सद्भाव, आई वादी, जे परिसीमा काल, के वचन पत्र, एल वाद, एम अपकृत्य, एन न्यासी। हमने इन सभी परिभाषाओं को डिटेल से पिछले वीडियो में देखा है और ये भी आपको बताया कि इसमें आवेदक, वादी और प्रतिवादी इन तीनों की परिभाषाएं लगभग समान है, जिसे याद करने के लिए ए ई आई जो वोवल्स होते हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, तो उसके अकॉर्डिंग इसे याद करना आसान रहेगा, ए ई और आई। तो अब हम इसके आगे की धाराओं को पढ़ेंगे। भाग 2, वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा। इसमें 3 से लेकर 11 तक की धाराएं हैं। हमने धारा 1 और 2 पढ़ी। 3 से लेकर 11 तक हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धारा 3, इसका हम पहले टाइटल देखेंगे, उसके बाद में इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर वापस से इसके टाइटल देखेंगे ताकि आपको ये सारे टाइटल भी याद हो, इसके अंदर का मैटर भी याद हो। इसकी धारा 3 कहती है परिसीमा द्वारा वर्जन, यानी जो वाद, अपील और आवेदन है वो परिसीमा में किए जाएंगे। अगर नहीं किए जाते हैं तब क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम धारा 3 में। धारा 4, विहित काल का अवसान, जब न्यायालय बंद हो। जब न्यायालय बंद होता है और उसी समय उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो समाप्त होने वाला है, तब क्या होगा, इसके बारे में धारा 4 में देखेंगे। धारा 5, विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। कुछ ऐसी दशाएं होती है जिसमें विहित काल पूरा हो जाता है लेकिन उसके बाद में भी समय दिया जा सकता है, उसके संबंध में धारा 5 पे पढ़ेंगे। धारा 6, विधिक निर्योग्यता की बात करता है। धारा 7, कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता। धारा 8, विशेष अपवाद। धारा 9, समय का निरंतर चलते रहना। धारा 10, न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। धारा 11, जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर वाद। ये हमने 3 से 11 तक की धाराओं के टाइटल देखे। अब हम देखते हैं धारा 3 क्या कहती है। धारा 3, परिसीमा द्वारा वर्जन। धारा 4 से 24 तक, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं आती है, अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्ययन यह है कि विहित काल के पश्चात हर संस्थित वाद, की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठाई न गई हो। ध्यान दीजिए, 4 से लेकर 24 तक में हम इन धाराओं में
वादों, अपीलों और आवेदनों के संबंध में कुछ बातें पढ़ेंगे, जिसमें इनके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यदि परिसीमा समाप्त हो जाती है, तब क्या ये वाद ला सकते हैं? आवेदन, अपील पर इनका क्या प्रभाव होगा? किसी की मृत्यु हो जाती है पक्षकार, वादी, प्रतिवादी में से, तब उसका क्या प्रभाव होगा? बहुत सी बातें हैं जो हम 4 से लेकर 24 तक में पढ़ेंगे। तो इन धाराओं के अधीन रहते हुए जो भी विहित काल है, उसमें कोई भी वाद संस्थित किया जाएगा, अपील की जाएगी और आवेदन किया जाएगा। यदि इन विहित काल के अवसान के पश्चात कोई ऐसा वाद, अपील या आवेदन किया जाता है, तो वो खारिज कर दिया जाएगा। ये कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा, चाहे प्रतिरक्षा के तौर पर उसकी बात उठाई गई हो या नहीं हो। कोर्ट प्रथम दृष्टया ये देखता है कि कोई भी वाद, अपील या आवेदन परिसीमा में रहते हुए आया है या परिसीमा के बाहर है, उसकी मियाद खत्म हो गई है, तो वहां पर कोर्ट स्वयं भी ऐसा खारिज कर सकता है। प्रतिवादी ये अपने जवाब दावे में कहता है कि ये आवेदन या वाद, अपील है जो परिसीमा से बाधित है, तब विचार किया जाए। ऐसा भी हो सकता है, और न्यायालय जब प्रथम दृष्टया उसे दिख जाता है कि ये परिसीमा द्वारा बाधित है, तो ऐसा खारिज कर भी दिया जा सकता है। उपखंड 2। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह है कि वाद की संस्थिति मामूली दशा में तब होती है जब वाद पत्र उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है। उपखंड 2 वाद के संस्थित करने के बारे में बताता है कि कोई भी वाद कब संस्थित माना जाता है। तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है मामूली दशा में, यानी जनरली तौर पर अगर देखा जाए, कोई भी वाद तब संस्थित माना जाता है जब वो उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित कर दिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस वाद को न्यायालय में संस्थित कर दिया। दूसरा पॉइंट है अकिंचन की दशा में तब होती है जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है। अकिंचन का अर्थ होता है गरीब व्यक्ति। गरीब कोई भी व्यक्ति होता है, तो वो अपने अकिंचन होने की दशा के लिए पहले इजाजत लेता है। उस इजाजत लेने के लिए वो आवेदन करता है न्यायालय में, और जब वो अकिंचन सफल हो जाता है, तो वो ही आवेदन उसका वाद पत्र बन जाता है। तो जब ऐसा इजाजत लाने के लिए आवेदन किया जाता है, उसी समय उसका वाद संस्थित किया गया माना जाता है। तीसरा पॉइंट है उस कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा हो, तब होती है जब दावेदार के दावे का परिदान शासकीय समापक को पहली बार कारित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। कंपनी के विरुद्ध कोई दावा आया है, और जिस दावेदार ने दावा किया है, उस दावे का परिदान न्यायालय द्वारा शासकीय समापक को कर दिया गया है। समापक कौन होता है? अब जैसे कोई भूमि का मामला होता है, तो उसके संबंध में न्यायालय द्वारा रिसीवर की नियुक्ति की जाती है। तो जिस प्रकार भूमि के संबंध में रिसीवर होता है, उसी प्रकार कंपनी के संबंध में समापक होता है। तो यहाँ पर परिसमापन कब होता है? जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, या फिर अन्य कोई मैटर हो जाता है, जिसमें कंपनी अधिनियम में हम देखते हैं कि कंपनी को कब समाप्त किया जा सकता है। तो इस दौरान में न्यायालय में वाद आता है और कंपनी को समापन करना आवश्यक हो जाता है। तब न्यायालय ऐसे समापन की प्रक्रिया चल रही होती है, तो दावेदार के दावे को शासकीय समापक को सौंपता है, ताकि उसके संबंध में वो पूर्ण जानकारी प्राप्त करे और उसके लिए कार्य करे। तो जब समापक को सौंपा जाता है, उसी समय माना जाता है कि ऐसा दावा या वाद संस्थित किया गया है। तो इस प्रकार हमने धारा 3 की जो उपखंड 1 है, उसमें हमने देखा कि कोई भी वाद, अपील और आवेदन है, वो नियत समय में किया जाना चाहिए। अगर उस निर्धारित समय में नहीं किया जाता है, तो उस दावे को खारिज कर दिया जाएगा, वाद हो, अपील हो, आवेदन हो। और दूसरा है वाद संस्थित कब माना जाता है? इसमें 3 पॉइंट बताए हैं। मामूली दशा में कब माना जाएगा? उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित कर दिया जाता है। अकिंचन की दशा में कब माना जाएगा? जब वो वाद लाने की इजाजत के लिए आवेदन करता है। और पर कंपनी के संबंध में कब माना जाता है? जब
दावेदार के दावे को पहली बार शासकीय समापक को परिदान किया जाता है, तो ऐसा वाद संस्थित माना जाता है। हमने धारा 3 के उपखंड 2 के क को पढ़ा, उसमें 3 पॉइंट दे रखे थे। अब हम इसमें ख और ग 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, जिसमें मुजरे और दावे के संबंध में वाद संस्थित कब माना जाता है। मुजरे या प्रतिदावे के तौर पर दावा एक पृथक दावा वाद माना जाता है और यह समझा जाता है कि ऐसा दावा मुजरे की दशा में उसी तारीख को जिसको वह वाद संस्थित किया गया है, जिसमें मुजरे का अभिवचन किया गया है। तो अगर कोई मुजरा किया जाता है, मुजरा दिया गया है सेट ऑफ, मुजरे का अर्थ होता है सेट ऑफ, जो सीपीसी के ऑर्डर 8 में दिया गया है। उसमें कोई भी जो धनराशि होती है, एक निश्चित धनराशि के बदले में दूसरी निश्चित धनराशि को उसमें सेट ऑफ कर दिया जाता है और उसके बाद में बची हुई राशि का निष्पादन किया जाता है। तो ये मुजरे का प्रावधान सीपीसी में हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि मुजरे का दावा कब संस्थित माना जाता है। तो ये उसी तारीख को संस्थित माना जाता है जिसमें मुजरे का अभिवचन किया गया है। दूसरा पॉइंट है प्रतिदावे की दशा में उस तारीख को जिसको न्यायालय में प्रतिदावा किया गया हो संस्थित किया गया समझा जाएगा। तो प्रतिदावा भी ऑर्डर 8 सीपीसी में दिया गया है और वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन प्रतिदावा भी कब संस्थित माना जाएगा, जब प्रतिदावा उसमें न्यायालय में संस्थित किया गया। वादी अपना वाद लाता है, प्रतिवादी उस वाद या उस दावे के विरुद्ध अपना एक वाद लाता है, उसको प्रतिदावा कहते हैं। उस प्रतिदावे को जब न्यायालय में लाया गया तो तभी उसको संस्थित किया गया माना जाएगा। हमने 2 बातें देखी। पहला, इसमें वाद मामूली तौर पर कब होगा, किंचन की दशा में कब होगा और कंपनी की दशा में कब होगा। दूसरे पॉइंट में मुजरे और प्रतिदावे की दशा में वाद संस्थित कब माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट है हाई कोर्ट के संबंध में। उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है जब आवेदन उस न्यायालय के उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है। तो प्रस्ताव की सूचना का जो आवेदन तब माना जाता है जब हाई कोर्ट के एक उचित ऑफिसर के समक्ष उसे उपस्थित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाद संस्थित कब माना जाता है, और अगर आपने वाद, अपील और आवेदन निर्धारित समय में किया है तो ऐसा मामला न्यायालय में दायर होगा, अन्यथा उसे खारिज कर दिया जाएगा। धारा 4, विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। जहाँ की किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता है जिस दिन न्यायालय बंद हो, वहां उस दिन वाद संस्थित किया जा सकेगा, अपील की जा सकेगी, आवेदन किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय फिर खुले। तो हमने धारा 3 में देखा कि कोई भी वाद, अपील या आवेदन विहित काल में कर दिया जाना चाहिए, और विहित काल की परिभाषा हमने जे में, जो धारा 2 है उसके जे में परिसीमा काल और विहित काल की परिभाषा हमने देखी। जो परिसीमा आर्टिकल्स में दे रखी है वो, और जो इस अधिनियम में संगणित होती है वो विहित काल। तो यहाँ पर विहित काल में, विहित काल जब खत्म होने वाला हो, अवसान होने वाला हो और उस समय उसकी समय सीमा समाप्त होती हो, तब क्या होगा? तब ऐसा व्यक्ति जब न्यायालय फिर से खुलता है तब वाद को संस्थित कर सकता है उस दिन। तो यहाँ पर मान लो अगले दिन संडे आ जाता है तो संडे को छोड़कर जो मंडे को खुलेगा, अगर मान लो मंडे को कोई राजकीय अवकाश आ जाता है तो मंडे को नहीं ट्यूसडे को कर सकता है। तो यहाँ पर जो जिस दिन न्यायालय अपने कार्य को नहीं करता है, बंद रहता है, तो उस दिन को छोड़ दिया जाएगा और उसके अगले दिन जो टाइम मिलेगा उस टाइम में उसको वाद करने का समय मिल जाएगा। स्पष्टीकरण, न्यायालय इस धारा के अर्थ के भीतर उस दिन बंद समझा जाएगा जिस दिन वह अपने काम के नियमित काल में किसी भी भाग में बंद रहे। तो अपने नियमित काल चल रहा है उस भाग में यदि न्यायालय बंद रहता है तो तब भी वो न्यायालय बंद ही माना जाएगा। तो जब वो वापस खुलेगा तब उसे समय मिलेगा, उस समय वो वाद, अपील या आवेदन कर सकता है।
धारा 5 विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। समय सीमा का विस्तार करने एक्सटेंड करने के लिए ये धाराएं जो बताई जा रही है कि कब हम नॉर्मली तौर पर तो कह दिया है कि आपको जो टाइम लिमिट दी गई है उसमें ही आपको वाद अपील या आवेदन करना होगा, लेकिन इस समय सीमा को कब बढ़ाया जा सकता है कब नहीं बढ़ाया जा सकता इसके संबंध में प्रोविजन परिसीमा अधिनियम में आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। जैसे हमने 4 में पढ़ा कि अगर कोर्ट बंद रहता है तब क्या होगा, तो अब हम देखते हैं कि अगर कुछ ऐसी दशाएं आ जाती है जिसको मान लो किसी के घर पे कोई बीमार हो गया हो, अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना हो गया हो, तो उस दशा में क्या होगा, कब वो वाद अपील या आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं धारा 5 कब ऐसे समय का विस्तार किया जा सकता है। धारा 5 विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण की बात करता है। कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, इसमें देखिए दो नाम आए हैं, अपील और आवेदन, इसमें वाद नहीं आया है। जो अब आवेदन के बाद में देखिए जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन आवेदन से भिन्न हो। दूसरी लाइन है कि जो सीपीसी का ऑर्डर 21 है जो निष्पादन के संबंध में है, उसमें निष्पादन के लिए जो आवेदन किया जाता है उस आवेदन को आप छोड़ दो। तो अपील और आवेदन आते हैं। आवेदन में भी कौन सा आवेदन नहीं आता है, जो ऑर्डर 21 में आवेदन किया जाता है निष्पादन के लिए वो नहीं आता। तो यहाँ पे सीधा सा प्रश्न है कि धारा 5 है जो किन पे लागू होती है, ये अपील और आवेदन पे लागू होती है। तो धारा 5 किन पे लागू नहीं होती है, ये वाद पे लागू नहीं होती है, और ऑर्डर 21 के जो आवेदन है निष्पादन की जो आवेदन है उसके संबंध में लागू नहीं होती है। विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा। जो विहित काल है, जो टाइम लिमिट इसको दी गई है उसके बाद भी ग्रहण किया जा सकेगा। कब किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी, अपील है तो अपीलार्थी हुआ और आवेदन कर रहा है तो आवेदक हुआ। तो अपीलार्थी या आवेदन न्यायालय का ये समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था। जब वो कोर्ट में आकर कहता है कि मैं नहीं आ सका इस कारण से कि क्योंकि मान लो वो विदेश में था, उसे सूचना नहीं थी, या फिर कहीं भी कोई भी बात हो सकती है, उसके घर पे कोई भी बीमार हो गया, इतना सीरियस हो गया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम कोर्ट में ये बता सकते हैं कि हमने इस समय को इसलिए नहीं आ पाए कि हम इस कार्य में इतना जरूरी था कि ये कार्य पहले करना था। तो ये जो पर्याप्त हेतु है कोर्ट में दिखा दिया जाता है तो कोर्ट उस दशा में उस समय सीमा को बढ़ा सकता है, उसके बाद भी उसकी अपील और उसका आवेदन ग्रहण कर सकता है। स्पष्टीकरण। यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया है, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा। तो पर्याप्त हेतुक वैसे तो जनरली तौर पर क्या हो सकता है तो वो हमने बता दिया, लेकिन एक स्पष्टीकरण में कह दिया है कि यदि कोई अपीलार्थी है या कोई आवेदक है, वो हाई कोर्ट के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण वो भुलावे में पड़ गया कि उसे क्या उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है या नहीं है, तो वो भी उसके लिए पर्याप्त हेतुक हो सकता है। तो ये स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। धारा 6 धारा 6 और 7 नियोगिता के संबंध में बात करते हैं। तो हम एक बार फिर से देखते हैं। धारा 1 में हमने देखा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 परिसीमा का वर्जन। धारा 4 जब न्यायालय बंद हो तब क्या होगा। धारा 5 विहित काल का अवसान हो जाता है, उसके बाद भी कतिपय मामलों में उसका विस्तार किया जा सकता है। और अब हम पढ़ रहे हैं धारा 6 विधिक नियोग्यता। जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाद संस्थित करने का या डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक हो, उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है, अप्राप्तव्य या पागल या जड़
वहां उस नियोक्ता का अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर वास्तव आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के तीसरे स्तंभ के तदर्थ विनिर्दिष्ट समय के से अनुज्ञात होता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले समझने की बात है, ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में क्या क्या बातें हमको पढ़नी है। सबसे पहली बात है विधिक नियोक्ता। विधिक नियोक्ता कौन कौन सी होती है, इसमें तीन बातें दी गई है। एक तो है अप्राप्त व्यय, दूसरा पागल और तीसरा जड़। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है कि इसमें से कौन सी विधिक नियोक्ता नहीं है। तो यहाँ पर आपको रोगी बता दिया या अन्य कोई बात बता दी, तो यह आप ध्यान रखिए। इंग्लिश में माइनर, इंसेन और इडियट, ये तीन नाम आते हैं। और दूसरी बात हमने धारा 5 में देखा था, वो अपील और आवेदन पे लागू होता है, जबकि धारा 6 वाद पे लागू होता है और डिक्री के निष्पादन के लिए जो आवेदन किया जाता है उस पर लागू होता है। दो बातों पे, जिन बातों पे 5 लागू नहीं होता है उन बातों पे 6 लागू होता है। तो यहाँ पर वाद और ऑर्डर 21 का जो आवेदन है उसके संबंध में ये बात लागू होती है। और उस समय की जब गणना करनी होती है और वो कोई भी पक्षकार, कोई भी व्यक्ति ऐसा अप्राप्त हो, माइनर हो, पागल हो यानी इंसेन हो, जड़ हो यानी इडियट हो, तो उसकी नियोक्ता का अंत होने के पश्चात, अब उसकी नियोक्ता चल रही है, वो अभी वयस्क नहीं हुआ है, इसका अंत हो जाएगा उसके बाद में, यानी वो 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद में वो वाद संस्थित कर सकेगा या ऑर्डर 21 के लिए आवेदन कर सकेगा। जितना उसे टाइम, जो तीसरी अनुसूची में उसे टाइम दिया गया, सॉरी अनुसूची के तीसरे स्तंभ में उसे जो समय दिया गया है, तीसरे स्तंभ में मान लो उसे 3 साल का समय दिया गया है, अभी वो 17 साल का है और उसे 18 साल का 1 साल का हो गया, अब उसे 2 साल और मिल गए ताकि वो अपने वाद को संस्थित कर सके या ऐसा आवेदन कर सके। तो इसके पश्चात भी अब मान लो कि 3 साल दिए गए हैं और ऐसा व्यक्ति नियोग्य है और 15 साल का है, अब 3 साल तो उसमें ही समाप्त हो गए, तो इसमें आगे फिर और टाइम कितना मिलेगा, क्योंकि 3 साल तो यहीं समाप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए भी आगे प्रावधान बताया गया है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी हमें इतना ध्यान देना है कि ये किस प्रकार की कार्रवाई पे लागू होता है, ये वाद पे लागू होता है और ऑर्डर 21 के जो आवेदन है उन पर लागू होता है। विधिक नियोक्ता कौन कौन सी है, अप्राप्त व्यय, पागल या जड़। तो आवेदन कब कर सकता है, जब उसकी नियोक्ता समाप्त होती है तब कर सकता है। उसके बाद भी उसके जो टाइम लिमिट दी गई है उसमें जितना टाइम बचा है उस टाइम में वो आवेदन या वाद संस्थित कर सकता है। इसके बाद इसकी भी डिटेल हम पढ़ेंगे। जब उसका वाद उसी समय, उसका जो टाइम लिमिट है उसी समय समाप्त होता है, जिसे 3 साल दिए गए हैं और 3 साल उसी समय समाप्त हो गए, तब कैसे बात करेगा, कैसे आवेदन करेगा, उसके बारे में आगे देखेंगे। उपधारा 2, जहाँ की ऐसा व्यक्ति उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है ऐसी 2 नियोक्ताओं से ग्रस्त हो, अथवा जहाँ की वह अपनी नियोक्ता का अंत होने के पूर्व उसकी दूसरी नियोक्ता से ग्रस्त हो जाए, वहां वह दोनों नियोक्ताओं का अंत होने के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित कर सकेगा या आवेदन कर सकेगा जितना अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता। अगर व्यक्ति, वहां पे बताया गया है कि इनमें से कोई भी एक नियोक्ता से ग्रस्त है, तब क्या होगा। और उपधारा 2 कहती है कि अगर वो 2 नियोक्ताओं से ग्रस्त है, 2 पागल भी है और अवयस्क भी है, या फिर पहले अवयस्क था अब वयस्क हो गया लेकिन वयस्क होते ही वो पागल हो गया, तो इस दौरान में क्या होगा, जब उसकी दोनों नियोक्ताएं समाप्त होगी तब, या फिर पहले तो नियोक्ता समाप्त हो ही गई, जब दूसरी नियोक्ता समाप्त होगी तब वो वाद संस्थित कर सकेगा या आवेदन कर सकेगा जिसे जितना उसे समय अनुज्ञात किया गया है। 3, जहाँ की नियोक्ता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहे, वहां उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता।
यदि कोई व्यक्ति नियोगित होता है और उसकी नियोगिता मृत्यु तक बनी रहती है और अब क्या उसे वाद करने का अधिकार खत्म हो जाता है? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि उसका विधिक प्रतिनिधि उसके लिए वाद कर सकता है, वाद ला सकता है और आवेदन भी कर सकता है। तो कब करेगा? उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को, अगर वो जीवित होता और नियोगिता समाप्त हो जाती, तब उसे कितना समय बचता, उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के पास समय रहेगा, उसके विधिक प्रतिनिधि के पास समय रहेगा कि वो ऐसा वाद या आवेदन कर सके। खंड 4, जहाँ की उपधारा 3 में निर्दिष्ट विधिक प्रतिनिधि जिस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है उसकी मृत्यु की तारीख को ऐसी किसी नियोग्यता से ग्रस्त हो, वहाँ उपधारा 1 और 2 के अंतर्विष्ट नियम लागू होंगे। यदि कोई विधिक प्रतिनिधि भी किसी नियोग्यता से ग्रस्त होता है तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति पर ये धारा 6 के उपधारा 1 और 2 लागू होते हैं, उसी प्रकार उस विधिक प्रतिनिधि पर भी उपधारा 1 और 2 के उपबंध लागू होंगे कि जिस प्रकार उसकी नियोग्यता समाप्त होगी उसके पश्चात ही विधिक प्रतिनिधि अपना वाद दायर कर सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। उपधारा 5, जहाँ की नियोक्ता के अधीन कोई व्यक्ति नियोक्ता का अंत हो जाने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात है मर जाए, वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि उसके मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उस व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध होता यदि उसकी मृत्यु न हुई होती। तो यहाँ पर 5वां खंड ये कहता है कि उस व्यक्ति को, विधिक प्रतिनिधि को कितना समय मिलेगा वाद या आवेदन करने का। इसमें कहा गया है कि मरने वाले व्यक्ति को जितना टाइम मिलता, उस व्यक्ति को उसी अनुसार विधिक प्रतिनिधि को भी उतना ही समय उसके मृत्यु के पश्चात मिलेगा। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तव्य के अंतर्गत गर्भस्थ अपत्य भी आता है। अप्राप्तव्य का मतलब होता है अवयस्क, तो यहाँ पे अगर कोई गर्भस्थ शिशु है तो वो भी इसमें शामिल है। हमने धारा 6 में 5 पॉइंट देखे। सबसे पहले पॉइंट में नियोक्ता बताई गई है। 3 तरह की नियोक्ता, अप्राप्तव्य, पागल और जड़, और उसमें कौन-कौन सी कार्यों में, वाद में और ऑर्डर 21 में जो आवेदन होता है उसमें। इन 2 प्रकार के वाद और आवेदन में ये लागू होता है और अगर नियोक्ता जब समाप्त होती है तब ऐसा व्यक्ति आवेदन कर सकता है। दूसरे में 2 नियोक्ताएं से ग्रस्त है तो दोनों नियोक्ताएं समाप्त होगी उसके बाद आवेदन कर सकता है। तीसरा पॉइंट कहता है जब अगर वो मृत्यु हो जाती है तो उसका विधिक प्रतिनिधि आवेदन कर सकता है। चौथा कहा कि अगर विधिक प्रतिनिधि भी किसी नियोक्ता से ग्रस्त है तो उसकी नियोक्ता समाप्त होगी तब ऐसा आवेदन किया जा सकता है। और 5वां कहा है कि विधिक प्रतिनिधि कब करेगा ऐसा आवेदन, उसको कितना समय मिलेगा। तो यहाँ पर यदि वो व्यक्ति जो मरने वाला व्यक्ति है उसको जितना समय मिलता उतना ही समय विधिक प्रतिनिधि को मिलेगा। और स्पष्टीकरण में गर्भस्थ अपत्य भी अप्राप्तव्य में शामिल है, ये कहा गया है। इस प्रकार धारा 6 नियोक्ताओं के बारे में बात करती है। अब हम देखते हैं धारा 7। धारा 7, कई व्यक्तियों में से एक की नियोक्ता, जहाँ की वाद संस्थित करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्ततः हकदार व्यक्तियों में से कोई एक ऐसी किसी नियोक्ता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन दिया जा सकता हो, वहाँ उन सबके विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाएगा। किंतु जहाँ की ऐसा उन्मोचन न दिया जा सकता हो, वहाँ उनमें से किसी के भी विरुद्ध तब तक समय का चलना आरंभ नहीं होगा जब तक कि उनमें से कोई एक अन्यों की सहमति के बिना ऐसा उन्मोचन देने के लिए समर्थ न हो जाए या उस नियोक्ता का अंत न हो जाए। ये एक बड़ा पैराग्राफ है, इसको पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात बताई है इसमें, ये वाद में लागू होता है और डिग्री के निष्पादन के
लिए जो आवेदन होता है, यानी ऑर्डर 21, सीपीसी के ऑर्डर 21 में जो आवेदन होता है उन पर लागू होता है। तो किस पर लागू नहीं होता है? ये अपील और आवेदन पर लागू नहीं होता है। 6 और 7 धारा 6 और 7 वाद और ऑर्डर 21 के आवेदन पर लागू होते हैं। अब बाकी की जो लैंग्वेज है इसको हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं। 2 या अधिक व्यक्ति किसी वाद करने के लिए हकदार होते हैं। अब दोनों व्यक्तियों में से दोनों स्वस्थ है तब तो कोई बात नहीं, वो आवेदन कर लेंगे और उनका टाइम चलता रहेगा कि शुरू हो गया, अब 3 साल का टाइम है, आपको 3 साल के भीतर आवेदन करना है। अगर आप 3 साल में आवेदन या आवाद करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आपका समय निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति निरोगिता से ग्रस्त हो जाता है और वो व्यक्ति सक्षम है, दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना भी ऐसा आगे कार्य किया जा सकता है, तो तब वो उस व्यक्ति के विरुद्ध, उसने सहमति दे दी, ये वाद कर दिया, तो उसके विरुद्ध भी चलना प्रारंभ हो जाएगा और जो अवयस्क है या फिर जो निरोगिता से ग्रस्त है, उसके विरुद्ध भी समय का चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो उन दोनों के लिए जो 3 साल है वो काउंट होते रहेंगे, वो चले जाते रहेंगे। लेकिन इसमें ये है कि जो निरोगी है, अगर दूसरी कंडीशन है, जो निरोगी व्यक्ति है उसकी सहमति होना आवश्यक है। तो जब तक वो नियोक्ता समाप्त नहीं हो जाती, वो 3 साल उसके बचे रहेंगे। जब दूसरे वाले की नियोक्ता समाप्त होगी, तब से लेकर उसके 3 साल की पीरियड शुरू होगी। तो इस प्रकार सहमति जब आवश्यक होती है, तो नियोक्ता समाप्त होगी सबकी, तब समय का चलना प्रारंभ होगा। अगर सहमति आवश्यक नहीं है और कोई भी एक जना उनमें से सहमति दे देता है, तो उनमें सब समय का चलना सबके विरुद्ध प्रारंभ हो जाता है। स्पष्टीकरण 1, यह धारा हर प्रकार के दायित्व से जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति संबंधी दायित्व आता है, उन्मोचन को लागू होती है। स्थावर संपत्ति के जो भी दायित्व होते हैं उन सब पर ये उन्मोचन की बात लागू होती है। जैसे संपत्ति के बंटवारे के संबंध में अगर कोई निर्णय लेना हो और एक ही संपत्ति के 4 भागीदार 4 सदस्य हो, तो उन चारों सदस्यों की सहमति अगर आवश्यक है तभी उसका बंटवारा होगा, अन्यथा नहीं होगा। और दूसरा स्पष्टीकरण कहता है, मिताक्षर विधि द्वारा शासित हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता कुटुंब के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना इस धारा के प्रयोजन के लिए उन्मोचन देने के लिए समर्थ केवल तब समझा जाएगा जब वह अविभक्त कुटुंब की संपत्ति का प्रबंध करता है। यहाँ पर अविभक्त कुटुंब, विभक्त हो जाता तो उसका विभाजन हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर विभाजन नहीं हुआ है और अविभक्त कुटुंब है, उसका जो कर्ता है वो अन्य सदस्यों की सहमति के बिना भी ऐसा उन्मोचन कर सकता है, लेकिन कब? जब वो अविभक्त कुटुंब की संपत्ति का प्रबंध करता हो। इस प्रकार धारा 6 और धारा 7 हमने नियोक्ता के बारे में पढ़ा और धारा 7 में हमने देखा कि किस प्रकार अन्य सदस्यों की सहमति के बिना स्थावर संपत्ति के दायित्व से उन्मोचन दिया जा सकता है और कब नहीं दिया जा सकता है और कब समय का चलना प्रारंभ होता है। धारा 8, विशेष अपवाद। धारा 6 या धारा 7 की कोई बात शुफा अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होती और न किसी वाद अथवा आवेदन के परिसीमा काल को नियोक्ता के अंत से या उसके ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली समझी जाएगी। यहाँ पर धारा 6 और 7 हमने पढ़ी जो नियोक्ताओं के बारे में थी। धारा 6 और धारा 7 का अपवाद है धारा 8। ये कहता है कि धारा 6 और धारा 7 की बात शुफा पर लागू नहीं होती। तो प्रश्न होता है शुफा क्या है? शुफा हिंदू विधि में इसे अग्रक्रया अधिकार कहा जाता है और मुस्लिम विधि में इसे शुफा का अधिकार कहा जाता है। अग्रक्रया यानी पहले क्रय करने का अधिकार। यदि किसी संपत्ति को विक्रय किया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले जो उसके परिवार के सदस्य होते हैं वो उसको खरीदने का अधिकार होता है, उसके बाद में उसके पड़ोसियों को खरीदने का अधिकार होता है, उसके बाद कहीं और व्यक्तियों की और व्यक्ति को अधिकार ये उत्पन्न
होता है। तो अग्र क्रयाधिकार यानी पहले खरीदने का अधिकार। तो इसके संबंध में जो धारा 6 और 7 के उपबंध है, वो सुफा के अधिकार को अगर प्रवर्तित कराना हो, उनके वादों में ये बात लागू नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच रहा होता है और कहे कि जो व्यक्ति खरीद रहा है या जो व्यक्ति बेच रहा है वो किसी नियोक्ता से ग्रस्त है, तो वहां पर ये बात लागू नहीं होती है। दूसरी बात इसमें कही है कि कोई जो वाद या आवेदन 6 और 7 में किया जाता है, उस नियोक्ताधीन व्यक्ति की नियोक्ता के अंत हो जाने के बाद में उसे 3 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को अगर 12 साल का टाइम दिया गया है और उसकी नियोक्ता मान लो 3 साल में खत्म हो गई, अब उसके पास 9 साल और बचे हैं, तो उसके 9 साल उसमें बच रहेंगे। जहाँ पर उसको मैक्सिमम पीरियड मिल रहा है, वहाँ पर उसे मैक्सिमम पीरियड मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को 3 साल मिले हुए हैं, जंगम संपत्ति के संबंध में वाद है और 3 साल में उसे आवेदन करना है और वो 3 साल उसके समाप्त हो जाते हैं और मान लो उसकी नियोक्ता समाप्त होती है, तब तक वो 3 साल भी समाप्त हो जाते हैं। तो नियोक्ता समाप्त होने के बाद में उसे 3 साल का अवसर मिलेगा ताकि वो ऐसे अपने वाद या आवेदन कर सके, लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मिनिमम से मिनिमम नियोक्ता अंत होने के बाद में किसी व्यक्ति को आवेदन करने का टाइम, वाद और आवेदन करने का जो टाइम मिलता है वो मिनिमम 3 साल का मिलता है और मैक्सिमम जो इसकी अनुसूची में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम मैक्सिमम तो हो ही सकता है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 3 साल उसे समय मिलेगा, उसे भी और उसके विधिक प्रतिनिधियों को भी। धारा 9, समय का निरंतर चलते रहना। जहाँ की एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए, वहाँ वाद संस्थित करने या आवेदन करने की किसी पाक्षिक नियोक्ता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता। यहाँ पर ये बहुत ही छोटी सी धारा है, लेकिन जो अ, वि- इसका जो प्रश्न बनता है, इस पर बहुत ही बड़ा प्रश्न बनता है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। समय का चलना प्रारंभ हो जाना, कहीं पर भी अगर समय का चलना प्रारंभ हो जाता है, धारा 6 और 7 हमने पढ़ा था कि अगर कोई वाद या आवेदन करना है और उस समय व्यक्ति नियोक्ता से ग्रस्त है, तो वहां पर समय का चलना प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक बार वाद या आवेदन कर देता है, संस्थित कर देता है कोर्ट में, उसके बाद में किसी नियोक्ता से ग्रस्त हो जाता है, तो वहां पर ऐसा समय नहीं रुकता, वहां पर समय चलता रहता है। दूसरी बात यहाँ पर कि कोई जिस वाद हेतु के उत्पन्न हुआ था, वो उसकी नियोक्ता या अयोग्यता से पहले उत्पन्न हुआ था। जो वाद हेतु उत्पन्न हुआ था वो कंटिन्यूअस अभी भी चल रहा है, तो ऐसा समय भी अभी भी चल रहा है, वो समय नहीं रुकता। लेकिन अगर वो जो वाद हेतु उत्पन्न हुआ था उसकी नियोक्ता के समय ही उत्पन्न हुआ था, तब ये बात धारा 9 की बात उस पे लागू नहीं होगी। धारा 6, 7 और 8 के उपबंध उस पर लागू होंगे। तो जहाँ पर वाद संस्थित कर दिया जाता है, उसके बाद में अगर कोई पाक्षिक नियोक्ता होती है, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसके अपवाद इसमें एक दिया गया है कि जहाँ किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, वहाँ ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद के परिसीमा काल का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक प्रशासन चलता रहे। जहाँ पर कोई क्रेडिटर है, उसकी संपदा का प्रशासन उसके ऋणी को प्रदान कर देता है और वहाँ ऐसे ऋणी के पक्ष में समय चलता रहेगा और उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि वो प्रशासन पत्र के तौर पर उसका समय चलता रहता है। जैसे जैसे वो प्रशासन पत्र चलता रहेगा, वैसे वैसे उसका समय आगे बढ़ता रहेगा। इसके अलावा भी इसके अपवाद है, जैसे धारा 12 में अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के लिए जो प्रतिलिपि प्राप्त करने में अगर समय लगता है, तो वो समय को निकाल दिया जाएगा। और दूसरा, जैसे धारा 13 में हम पढ़ेंगे
अकिंचन या निर्धन की दशा में वाद लाने की अनुमति प्राप्त करने में जो समय लगता है, उस समय को निकाल दिया जाएगा। धारा 14 में हम पढ़ेंगे बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई में जो समय लगता है, उस समय को निकाल दिया जाएगा। धारा 15 में पढ़ेंगे सूचना देने में जो समय समय लगता है, उसे निकाल दिया जाएगा और धारा 15 के उपधारा 3 में हम व्यादेश के बारे में पढ़ेंगे। व्यादेश प्राप्त करने में जो समय लगा है, उस समय को भी इसमें निकाल देंगे। तो इस प्रकार इसके कुछ अपवाद भी हैं और ये समय निरंतर चलता रहता है, लेकिन किस समय को अपवर्जित किया जाएगा, इसके जैसे-जैसे हम लिमिटेशन एक्ट को आगे पढ़ते रहेंगे, इसके बारे में और भी प्रावधान आते रहेंगे कि किस समय को अपवर्जित किया जाएगा। धारा 10 न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसमें संपत्ति किसी भी निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास निहित हुई हो अथवा उसके विधिक प्रतिनिधियों या समनुदेशितियों के विरुद्ध जो मूल्यवान प्रतिफलार्थ समनुदेशिति न हो, उसके या उनके हस्तगत ऐसी संपत्ति या उसके आगमों का पीछा करने के प्रयोजन से या उस संपत्ति या उनके आगमों के लेखा के लिए कोई वाद कितना भी समय बीत जाने के कारण वर्जित नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो न्यास संबंधी कोई मैटर होता है तो उन पर ये बात लागू नहीं होती है। इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। वापस से देखिए इस पैराग्राफ में कि जो पूर्वगामी उपबंध हमने अभी तक में 9 धाराएं पढ़ चुके हैं। इन सब धाराओं के उपबंध होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसमें संपत्ति न्यास निहित हुई है या उसके विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशित यानी किसी को सौंपी गई है, तो समनुदेशित के विरुद्ध अगर कोई वाद लाया जाता है, उसको संपत्ति हस्तगत संपत्ति उसे की गई है, तो कितना भी चाहे समय बीत जाए उन पर ये बात लागू नहीं होगी। लेकिन समनुदेशिति ऐसा समनुदेशिति है जो मूल्यवान प्रतिफलार्थ है, यानी उसे मूल्य देकर उस संपत्ति को प्राप्त किया है, तब धारा 10 की बात उस पर लागू नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ है जो न्यास संबंधी मैटर है उस पर परिसीमा द्वारा वर्जित ये जो समय है ये वर्जित नहीं होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने मूल्य देकर प्रतिफल के रूप में उसे खरीदी हो, समनुदेशित की गई हो, तो उस पर ये बात लागू नहीं होती है। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, धार्मिक या खैराती विन्यास में समाविष्ट कोई भी संपत्ति एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास निहित समझी जाएगी और संपत्ति का प्रबंधक उसका न्यासी समझा जाएगा। तो न्यास क्या होता है और न्यासी कौन होता है, इसके बारे में स्पष्टीकरण बताता है कि इस धारा में अगर कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, कोई भी धार्मिक या खैराती जो न्यास करना हो, ट्रस्ट करना हो, उसमें जो संपत्ति है वो न्यास निहित संपत्ति मानी जाएगी और उस संपत्ति का प्रबंध करने वाला व्यक्ति न्यासी समझा जाएगा। धारा 11 जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर वाद। जम्मू कश्मीर राज्य या विदेश में की गई संविधाओं के आधार पर उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है संस्थित किए गए वाद इस अधिनियम में अंतर्विष्ट परिसीमा विषयक नियमों के अधीन होंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसमें से हटा दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर पर अब लिमिटेशन एक्ट लागू होता है जैसे संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी धारा 11 में जम्मू कश्मीर शब्द आए उसे आप ना पढ़े, यहाँ पे केवल विदेश पढ़े क्योंकि ये जो लिमिटेशन एक्ट है भारतीय लिमिटेशन एक्ट जो भारत में संपूर्ण रूप से लागू होता है। तो अगर कोई विदेश में संविदा की जाती है और उसके आधार पर भारत के राज्य क्षेत्र में कोई वाद संस्थित किया जाता है तो यहाँ पर परिसीमा अधिनियम लागू होगा क्योंकि ये लेक्स फोरी विधि है। लेक्स फोरी विधि होती है देशीय विधि, स्थानीय विधि यानी उस स्थान की विधि। तो भारत के स्थान में जो परिसीमा विधि है वो इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, तो यहाँ पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। इसकी उपधारा 2 कहती है जम्मू कश्मीर राज्य या किसी विदेश में प्रवर्त परिसीमा विषयक कोई भी नियम
उस राज्य या विदेश में की गई किसी संविदा पर आधारित वाद में जो उक्त राज्य क्षेत्रों में संस्थित किया गया हो तब के सिवाय प्रतिरक्षा नहीं होगा, जबकि उस नियम से ने उस संविदा को निर्वापित कर दिया हो और पक्षकार ऐसे नियम द्वारा विहित काल के दौरान उस राज्य या विदेश में अधिवासी थे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो विदेश में अगर कोई संविदा की जाती है और वहां पर भारत में अगर कोई वाद किया जाता है तो प्रतिवाद उठाया जा सकता है या प्रतिरक्षा के तौर पर बात उठाई जा सकती है। क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है? जब उस नियम के जो नियम उन्होंने रखे हुए अपनी संविदा में, तो उस नियम के अकॉर्डिंग उस संविदा को ही समाप्त कर दिया गया है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर विदेश में कोई संविदा की गई है और उस संविदा के आधार पर, उस नियम के आधार पर उस संविदा को ही निर्वापित कर दिया गया है, तो प्रतिरक्षा के तौर पर ये बात उठाई जा सकती है। दूसरी बात प्रतिरक्षा के तौर पर एक और उठाई जा सकती है कि वो व्यक्ति जिसने ऐसी संविदा की है वो विदेश में रह रहा है, विदेश का अधिवासी है, तो वहां पर भी ये प्रतिरक्षा के तौर पर बात उठाई जा सकती है। क्योंकि अगर कोई विदेशी विधि है जो अधिकार को समाप्त भी करती है, अधिकारों को उत्पन्न भी करती है, तो उस विधि को अपनाया लागू किया जा सकता है इन परिस्थितियों में जब ये प्रतिवाद किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने धारा 11 में देखा कि जो विदेश में अगर संविदा की जाती है, भारत में संविदा की जाती है, तो भारत की जो परिसीमा विधि है वो लागू होगी, और अगर ऐसा जो विदेश में की गई संविदा के आधार पर कोई वाद संस्थित किया जाता है तो प्रतिरक्षा के तौर पर बात उठाई जा सकती है कि उस नियम के अकॉर्डिंग, विदेशी नियम के अकॉर्डिंग उस संविदा को निर्वापित कर दिया गया है, या फिर वो जो पक्षकार है वो इस विहित काल के दौरान में उस विदेश में अधिवासी रहा है। इस प्रकार हमने भाग 2 देखा। भाग 2 है वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा। धारा 3 परिसीमा द्वारा वर्जन। धारा 4 विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। धारा 5 विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। धारा 6 विधिक निर्योग्यता। धारा 7 कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता। धारा 8 विशेष अपवाद। धारा 9 समय का निरंतर चलते रहना। धारा 10 न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। धारा 11 जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर वाद। इस प्रकार हमने भाग 2 को कंप्लीट किया। धन्यवाद।